नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना को लेकर लगातार बुरी खबर के बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर आई। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कल दिल्ली में कोरोना के दैनिक केस 10,000 के करीब आए थे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वालों को अभी फिलहाल ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी ढीले पड़ गए तो फिर दिल्ली मुसीबत में पड़ सकती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने उन बच्चों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है जो कोरोना से जंग में अनाथ हो चुके हैं। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों का सहारा बनेगी। केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार उन परिवारों की मदद करेगी जिनके कमाऊ सदस्य की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज्यादा केस आए थे। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज कम हो गए हैं। यहाँ के 3,000 बेड खाली हो गए हैं और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है। हमने दिल्ली में बहुत कड़ा लॉकडाउन लगाया, लेकिन दिल्ली वासियों ने उसमें पूरा सहयोग किया। सबने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया। आज सब लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली वासियों ने इतने कम समय में कोरोना के केस कम कैसे कर लिए। ये केवल और केवल दिल्ली वासियों के अनुशासित आचरण की वजह से हुआ है। लेकिन लड़ाई अभी जीती नहीं गई है। लड़ाई अभी बाकी है। मेरे साथ इस वक्त सुशांत दिल्ली से और विद्या मुंबई से जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए, अच्छी खबर है कि दिल्ली में फिलहाल जो आंकड़े कम से कम हो रहे हैं, असर चाहे लॉकडाउन का लगा लीजिए या फिर अब सुविधाएं पर्याप्त रूप से मिल रही है लोगों को, उसका भी लगा लीजिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात, जो मदद का हाथ अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया, कितने लोगों को फायदा होगा, क्या है योजना सरकार की? देखिए, सरकार की सीधे तौर पर योजना है कि किसी भी तरीके से जो लोग, क्योंकि कई सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है कई जगह पर ऐसे, क्योंकि इस बार जो कोरोना की लहर थी उसमें ज्यादातर नौजवान लोग जो है वो शिकार हुए हैं, जो कि घर के वो सदस्य होते हैं जो कमाते हैं और पूरा घर चलाते हैं, वो इस बार शिकार हुए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनका हाथ जो है वो सरकार थामेगी और उनकी मदद जो है वो की जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जान जो है वो गंवाई है। ऐसे में सरकार उनकी तरफ से पूरी सहानुभूति जो है वो देगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर के भी कड़े तरीके से अगर कहा जाए तो राजनीति भी जो है वो लगातार हो रही है। दिल्ली में अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन के आज ईद का मौका है, तो तमाम सरकारी सेंटर्स जो है वो बंद पड़े हैं नवजोत, लेकिन प्राइवेट सेंटर जो है वो आज खुले हुए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन आज भी जारी है। BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से ये जो पूरा सेंटर जो है वो लगाए गए हैं ताकि लोग वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से फिलहाल यहाँ पर लगाया जा रहा है। हालांकि सरकारी सेंटर्स जो है वो बंद हैं। कई सरकारी सेंटर इसलिए भी बंद हो गए क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो खत्म हो गया है। कोविशील्ड का वैक्सीनेशन ही बचा हुआ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव को जो है वो आगे तेजी से लेके जाया जा सकता है, क्योंकि सरकार का मानना है, दिल्ली सरकार का, कि उनको 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को डोज जो है वो लगवानी है ताकि पूरी चेन को जो है वो रोका जा सके। बिल्कुल, एक तस्वीर जरा विद्या आप भी दिखाइए। आप भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वहां पर मौजूद हैं, वहां क्या हालत है?
ज्योति इस वक्त मैं यहाँ बीकेसी के एक जो देख लीजिए आप वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर हूँ। इनफैक्ट ये वो इलाका है जहाँ पर पहले कुछ दिनों पहले ही काफी भीड़ हुआ करती थी, जब हर एज ग्रुप के लोगों को बुलाया जाता था और वैक्सीन दिया जाता था। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि ये जो लोग खड़े हैं वो बार बार लोगों को यही बता रहे हैं कि पहले अपॉइंटमेंट लेके आइए और उसके बाद ही मिलेगा, वैक्सीन वैसे भी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पांडे जी हैं जो कि दरअसल बगल के डिस्ट्रिक्ट थाने के डोंबिवली से आए हैं। आप डोंबिवली से आए लेकिन आपको फिर भी वैक्सीन नहीं मिला है, आपने अपॉइंटमेंट लिया है, अब क्या करेंगे? अभी जाऊंगा, बच्चे लोगों को बताऊंगे, वो लोग क्या करेंगे उनको बताऊंगा कैसा हो रहा है वहाँ पे। नई नंबर दे रहे हैं। तो अभी तक अपॉइंटमेंट लेने में क्या तकलीफ हो रही है? अभी अपने कुछ मालूम नहीं है तो यहाँ अपने मालूम पड़ा है अपाइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो जाऊंगा, घर पे बोल रहे हैं बच्चे लोग बताएंगे तो लोग अपाइंटमेंट लेंगे तब आके आपको मिलेगा। तो कोई मदद नहीं कर रहा है यहाँ कोई नहीं मदद है यहाँ। देख लीजिए आप, समझ लीजिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको फोन हैंडल करना भी नहीं आता, तो बड़ी तकलीफ है इनको कि किस तरह से करेंगे। यहाँ आए कि सोचा कि यहाँ कोई मदद कर देगा, तो इन्होंने यहाँ से लोगों ने टरका दिया, कह दिया कि घर जाके देखिए अपने बच्चों से ही बोलिए, वो उनके पास स्मार्टफोन होगा तो वो कर देंगे। तो तमाम बड़ी दिक्कतें हैं लोगों को। हाँ, और रजिस्ट्रेशन ये एक बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल विद्या नजर आप बना रहे कि सुशांत आपका भी शुक्रिया। तो ये तमाम ऐसी परेशानियां, दिक्कतें जो लगातार लोग फेस कर रहे हैं। इस बीच गोवा से भी अगली खबर आपको बता देते हैं। उससे पहले ये चलते हैं संबित पात्रा को, सुनते क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण लाइन पढ़ना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट यहाँ छपा हुआ है अखबार में, और मैं अखबार से वो कुछ चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। रिपोर्ट, दिल्ली सीकिंग टू स्टोर एक्सेस ऑक्सीजन स्टॉक इन अदर स्टेट्स। आफ्टर अ हाई पिच्ड बैटल फॉर लिक्विड ऑक्सीजन लास्ट वीक, दिल्ली हैज बीन सीकिंग टू स्टोर एक्सेस स्टॉक्स इन अदर स्टेट्स विद सप्लायर्स टोल्ड टू गो स्लो। सप्लायर्स को बोला गया है जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं दिल्ली को कि आप धीरे धीरे दीजिए, बहुत तेजी से ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई मत करिए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और जो बाकी राज्य है, आसपास के राज्य हैं, उनसे ये गुहार लगाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा कि आप हमारे ऑक्सीजन को स्टोर करिए। इन अ रिपोर्ट, द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो हैज सेड दैट द एक्सेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO अवेलेबल with Delhi is hampering the smooth supply from manufacturers, resulting in higher turnaround time due to deployment of tankers। और इसी प्रकार से अखबार में पूरा रिपोर्ट छपा है, जिसका एक समरी मैं आपके सामने रखूंगा और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की अकर्मण्यता को आपके सामने उजागर करूंगा। ये पेसो क्या है जिसकी रिपोर्ट आज आई है? ये पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने लगभग 5-7 दिन का एक स्टडी किया है। और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था भारत सरकार को कि इस प्रकार से स्टोरेज की कमी दिल्ली सरकार के पास रही थी ऑक्सीजन को लेकर। क्या मुख्य बिंदु हैं जो पेसो ने अपने इस रिपोर्ट में रखा है? पहला, उन्होंने कहा है कि एक्सेस LMO अवेलेबल इन दिल्ली इज हैम्परिंग द स्मूथ सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। कि आज दिल्ली के पास, ये कोई आज का रिपोर्ट नहीं है, आज हम जब 14 तारीख बैठे हुए हैं, 14 तारीख मई का, ये रिपोर्ट आज का नहीं है, ये 9, 10, 11 ये पहले का रिपोर्ट है, विगत संडे का रिपोर्ट है, पिछले शुक्रवार का, पिछले शनिवार का रिपोर्ट है। उस समय की जो परिस्थिति दिल्ली में थी, आज से एक हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी, उसको रिपोर्ट में कैद किया है। और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी, और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा LMO, और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था, और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहां ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है, उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था। ये रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी बात, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार है, उन्होंने कोर्ट्स में भी जाके डिमांड रखा था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमें ऑक्सीजन 700 मेट्रिक टन, 750 मेट्रिक टन, कहीं उन्होंने 900 तो कहीं उन्होंने 935 मेट्रिक टन, इस प्रकार के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात आज से एक हफ्ते पहले की थी। मैं आपको सूची भी दे दूं कि पहली बात उन्होंने 700 मेट्रिक टन का डिमांड किया था, यह मई 5 को किया था, और मई 8 तारीख को, मई 8 को भी उन्होंने इसको रीआइटरेट अर्थात पुनः इसको दोहराया था कि हाँ, हमें 700-750 मेट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन चाहिए। और ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उसी समय जो ऑक्सीजन बुलेटिन जारी हुआ था, मुझे याद है, एग्जैक्ट डेट भी बताऊं तो 6 मई को, और ये हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां अरविंद केजरीवाल 730 मेट्रिक टन चाहते थे
उन्होंने धन्यवाद भी दिया था केंद्र सरकार को। और गोवा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक दर्दनाक खबर आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज कोरोना की वजह से 13 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो पा रही थी। ये लगातार चौथा दिन है जब बड़ी तादाद में इस तरह से मरीजों की मौत हो रही है। 4 दिन के भीतर गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 74 मरीजों ने दम तोड़ा है। गोवा सरकार ने कल की ऑक्सीजन सप्लाई की जांच को लेकर एक जांच कमेटी भी बनाई है। इस बीच गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। मरीज अस्पताल के फर्श पर लेटे हैं, इलाज चल रहा है वहां पर फर्श पर ही। सौरभ बख्तानिया मेरे से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, कुछ इस तरह के हालात देश के अलग अलग हिस्सों से भी, लेकिन गोवा में भी वैसी ही तस्वीर, ऑक्सीजन की किल्लत, लगातार मरीज दम तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, और परिस्थिति और ज्यादा भयावह है। सरकार कहती रही कि बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन जमीनी हकीकत जो हमने आज तक पर अब दिखाई है वो कुछ और ही तस्वीरें दिखा रही है। और अब ऐसे हालात है कि हॉस्पिटल में तो जगह नहीं मिल रही, तो जो धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेसेस है गोवा के, अब उसको कोविड सेंटर के अंदर बदला गया है। हमारे साथ फादर हेनरी फाल्को मौजूद है। सर, क्या ये जगह है और कितने कोविड पेशेंट्स हैं अभी यहाँ पे? ये जगह तो रिट्रीट सेंटर है हमारी आर्च डायसिस, गोवा एंड दामान की आर्च डायसिस है, कैथोलिक चर्च। वो हमारा रिट्रीट सेंटर हमने 10 तारीख से गवर्नमेंट की परवानगी लेके वो कन्वर्ट किया। माइल्ड और मॉडरेट केसेस कोविड पेशेंट के लिए उनको सब फ्री हमें इधर दे रहा है। फ्री डॉक्टर्स आ रहे हैं इधर, नर्सिस भी है, हमारे रिलीजियस सिस्टर है, खाना दवाइयाँ सब दे रहे हैं उनको। हमारे पास थोड़ा ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन माइल्ड केसेस के लिए, वेंटिलेटर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा हमने सोचा ये हमारे तरफ से ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन चर्च से तरफ से, इसलिए हमने ये शुरू किया। तो ऐसे हालात है, मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे अब धार्मिक स्थल सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। सौरभ, हालात देखिए इस तरह के हैं, बिल्कुल इस तरह के हैं कि जो इंतजाम सरकारों को करने चाहिए थे वो धार्मिक संस्थाएं कर रही हैं। एक तरफ चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, वहां से मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजाम पूरी तरह से फेल हैं। सरकारों को जो करना चाहिए वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा, और इस तरह की जो धार्मिक संस्थाएं वो आगे आ रही हैं। गोवा से जमीनी हकीकत लगातार आज तक पर दिखाते रहेंगे। सौरभ, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर गोवा से। इस बीच एक और खबर आपको बताएं कि शहरों में वैक्सीन की किल्लत हुई तो लोगों ने ग्रामीण इलाकों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के शहरी इलाके के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कुमार कुणाल की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर है ग्रेटर नोएडा, और हम हैं ग्रेटर नोएडा के गांव दुजाना में। इस गांव की आबादी लगभग 20,000 है, लेकिन यहां पर एक तरीके से खौफ पसरा है कोरोना का, क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। और यही यहाँ पर जो तमाम युवा हैं और इस गांव के रहने वाले हैं, उन लोगों की भी शिकायत है। क्या शिकायत है? एक तो वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए हमें सारी, उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है उसको सिलेंडर की जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए बस। तो वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। ये एक शिकायत है कि वैक्सीनेशन जो इनको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बीमारी है। कितना ज्यादा फैला हुआ है इस गांव में, किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में किस तरीके के हालात? बहुत बुरे हालात है। अब तो थोड़ा ठीक है 2 दिन से, और इतनी आबादी में जब कोई टेस्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे अंदाजा लग जाएगा कि इतना बुरा हाल चल रहा है इस गांव का। और मजे की बात है कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और उस स्वास्थ्य केंद्र की हालत कैसी है आप बता दीजिए। मिनिमम आज तो 2-3 से तो राहत है, नहीं तो 4-5 मौतें रोजाना हो रही थी यहाँ पे। और जो भी स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन भी जो है नोएडा के जितने भी बंदे हैं वहाँ बाहर के लिए वैक्सीन यहाँ पे वो बुकिंग हो रही है, और गांव के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं लग रही। बाहर के बंदे आते हैं और वैक्सीन लगा के चले जाते हैं। तो इसकी शिकायत की आपने कहीं? शिकायत ये होनी चाहिए, डीएम तक बात पहुँचनी चाहिए। डीएम या एसडीएम यहाँ पे सर्वे करना चाहिए। कोई टीम वहाँ की आती नहीं है। तो गांव वालों की वैक्सीन शहर वाले लगवा रहे हैं।
और केंद्र दुजाना का लगा रखा है कि भाई दुजाने में सुविधा तो यहाँ पे मिलनी चाहिए ना, दुजाने गांव में। तो ये भी एक मुश्किल है कि जो केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीनेशन के लिए गांव में बनाए गए हैं, उन गांव वालों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत कहीं ना कहीं शहर वाले उठा रहे हैं और ये नाराजगी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं लखनऊ का हाल क्या है, वहां पर टीकाकरण किस तरीके से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण का तीसरा चरण लगातार चल रहा है, जो प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये टीकाकरण शुरू हो चुका है। वहीं अगर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए पूरे प्रदेश में टीकाकरण चल रहा है, जहां पर स्लॉट की बुकिंग करके और अभी फिलहाल कुछ 2-3 दिन की छूट दी गई है, जहां अगर कोई व्यक्ति सीधे सेंटर पर पहुंचता है तो वहां भी उसका टीकाकरण कर दिया जाएगा। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि इसको बढ़ाए, लेकिन कई सेंटर्स पे कई तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, जहां पर लोगों को लौट जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा या कहीं पर उन्हें दिक्कत आती है। बात करते हैं, दादा आपने कब आए हैं? आप पहला डोज लगवाया? पहला। अच्छा, तो आप सीधे आए हैं कि बुकिंग करें? सीधे आए हैं। पता चला था कि यहाँ पे चल रहा है? हाँ, यही अस्पताल नजदीक है, वन विभाग में सर्विस होता है, वहाँ से आके। आप बताइए कि आप चूंकि आपका 18+ कैटेगरी में आया होगा, करवाना है तो आपको बुकिंग करानी पड़ी कि आप सीधे डायरेक्ट आधार कार्ड लेके आए हो, जैसे मिला था इन्फॉर्मेशन? पिछले दिनों जिस तरह की भीड़? हाँ, पहले रस था, इसीलिए पहले नहीं लाया था। आप बताइए किस तरीके से जो बुकिंग हो रहा है, वहाँ लोगों को इश्यूज भी आ रहे हैं, काफी वेटिंग करना पड़ रहा है, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है? इसमें वही ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो जिनको जानकारी नहीं है मोबाइल के बारे में, तकनीक के बारे में, उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उनके घर पे कोई बच्चे हैं, प्राय घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर लें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम भी आए तो हमको उम्मीद थी कि यहाँ पर काफी भीड़ होगी, लेकिन 15 से 20 मिनट का टाइम लगा हमें। कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो संक्रमण की दर भी कम हो रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट आई है, 14% तक पहुंचा है। और यही नहीं, दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत भी घट गई है। दिल्ली में नए केस घट गए, पॉजिटिविटी रेट घट गया, एक्टिव केस घट गए, ऑक्सीजन की खपत घट गई। कोरोना संक्रमण की दिल दहला देने वाली तमाम खबरों के बीच राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। अब इसे लॉकडाउन का असर कहें या कुछ और, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नीचे आ गई है। सबसे राहत की खबर यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से कम हो रहा है। 8 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 17,364 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 23.34%। 9 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 13,336 केस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 21.67% हो गया। 10 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 12,651 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 19.10%। 11 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 12,481 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 17.76%। 12 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 10,489 केस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 14% रह गया। दिल्ली में एक समय पिछले करीब 15 दिन पहले कोरोना के केसेस एकदम बाढ़ की तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ के 35% पहुंच गया था। 80,000 से लेके 1 लाख टेस्ट रोज हो रहे थे और उसमें लगभग 27,000 तक मरीज आए हैं। 27-28,000 तक पेशेंट्स की संख्या रही है दिल्ली में, वो भी अब घट के नीचे आ गई है। तो एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है।
कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? ये वही दिल्ली है जहां कुछ दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुंच गया था। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े थे। अस्पतालों में मरीजों को एडमिट कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। और अब दिल्ली में केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। लोगों का भरोसा भी बना है कि दिल्ली में कोरोना उतार पर है। इसी लगता है आशा की किरण नजर आ रही है कि जो बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे थे अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया है, जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए। कोरोना काल ने इंसान के जीने का चैन छीन लिया है तो मौत की गरिमा और परंपरा भी लुट रही है। सोमवार से बिहार के कैमूर से उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे अंतिम संस्कार के लिए आ रहे शव वाहनों को वापस लौटना पड़ा। स्थानीय पुलिस कर्मियों के मुताबिक वो अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं। कोरोना काल में त्रासदी का अंत ही नहीं होता। यूपी बिहार बॉर्डर पर गंगा में तैरती लाशों की शर्म अभी मिटी भी नहीं है कि अब गंगा किनारे शवों के अंतिम संस्कार पर यूपी बिहार के बीच अघोषित दीवार दिखने लगी है। बिहार के कैमूर से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले शव वाहनों को रोका जा रहा है। पहले जाती थी कितने 2 दिन से पहले। आपको याद है कितने साल पुरानी ये परंपरा है? बहुत पुरानी है, हमारे बाप दादा सब निकला सोचे तो कहता है आज नहीं जाने दे रहा है। आज नहीं जाने। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नहीं बिहार के लाश उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। नहीं सर, कल हम लाश लेके गए थे। उत्तर प्रदेश प्रशासन हमारे लाश को रोक कर बोली कि बिहार की लाशें हमारे उत्तर प्रदेश के में नहीं जलाया जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमारा लाश को वापस कर दिया। हमको इतना परेशानी हुआ कि हमको यहाँ से 55 किलोमीटर दूर बक्सर लेके जाना पड़ा। कैमूर के रास्ते बिहार से न सिर्फ कैमूर बल्कि राज्य के रोहतास और औरंगाबाद जिले से भी लोग अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश में आते रहे। कैमूर से सटे उत्तर प्रदेश के जमनिया इलाके में गंगा किनारे शवों को जलाने की परंपरा रही है, लेकिन यूपी पुलिस की सख्ती के कारण सोमवार से ही बिहार से आ रहे कई शव वाहनों को लौटना पड़ा, जिससे लोगों में नाराजगी है। अगर यही योगी सरकार ऐसा करेगी तो हम सभी बिहार वासी भी योगी सरकार को चेतावनी देते हैं कि जिस तरह आप हमारे परिजनों का और पार्थिव शरीर नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम लोग भी बिहार में जो गया में पिंडदान होता है हिंदू धर्म रीति रिवाज के, हम लोग भी यूपी के लोगों को यहाँ रोकने का काम करेंगे ताकि उनको चिताया जाए। ड्यूटी पर तैनात यूपी के पुलिसकर्मियों के मुताबिक बड़े अधिकारियों के आदेश पर वो बिहार के शव वाहनों को पास नहीं होने दे रहे। सर, हमारे उच्च अधिकारियों महोदय का आदेश है कि जनपद गाजीपुर में इधर बिहार की लाशें नहीं आएगी। अच्छा, कर दीजिए।